नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हम देख रहे थे प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में दोस्तों हमने अभी तक जो है मगध साम्राज्य क्यों शक्तिशाली था और मगध साम्राज्य के उदय के कारण जो है ये हमने दोस्तों पार्ट 1 में देखा था। तो दोस्तों आप सभी लोग जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 को पहले देखें और उसके बाद ही दोस्तों आप पार्ट 2 को देखें। आज हम दोस्तों पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम दोस्तों आज डिस्कस करेंगे मगध साम्राज्य में कौन-कौन से राजवंशों ने शासन किया था दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए, देखिए दोस्तों, मगध साम्राज्य मैंने बताया था। मगध साम्राज्य जो है जब मैंने आपको बताया था 16 महाजनपदों में जो मगध साम्राज्य था दोस्तों ये सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं पार्ट 1 में। आप पार्ट 1 ज़रूर देखिए, उसके बाद ही दोस्तों आप पार्ट 2 को देखेंगे। चलिए, देखिए दोस्तों, मगध साम्राज्य पर मुख्य रूप से 3 राजवंशों ने शासन किया। इसको याद रखेंगे कौन-कौन से 3 वंशों ने शासन किया। पहला है आपका हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। ठीक है, इसको एक-एक करके दोस्तों हम देखेंगे। देखिए, तीनों याद रखेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो याद रखेंगे मगध साम्राज्य पर मुख्य रूप से 3 राजवंशों ने शासन किया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ऋग्वेद में दोस्तों मगध का जो उल्लेख है वो नहीं मिलता है, याद रखेंगे। ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं है और मगध का जो स्पष्ट उल्लेख हमें देखने को मिलता है दोस्तों वो मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, याद रखेंगे अथर्ववेद में हमें अथर्ववेद में हमें जो है मगध का जो है क्या मिलता है, स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों मगध का स्पष्ट उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। तो मगध का जो स्पष्ट उल्लेख है वो मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, और ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों इन तीनों वंशों ने दोस्तों मिलकर जो है मगध को एक विशाल साम्राज्य बनाया, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो आपको याद रखना है मगध साम्राज्य पर मुख्य रूप से 3 राजवंशों ने शासन किया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इन तीनों वंशों ने मिलकर जो है दोस्तों मगध को एक विशाल साम्राज्य बनाया, जिसके बाद जो है क्या किस वंश की स्थापना हुई, मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य वंश की स्थापना हुई इसके बाद। ठीक है, तो अब हम दोस्तों एक एक करके देखेंगे कि मगध साम्राज्य पर जो 3 राजवंशों ने शासन किया, इसमें सबसे पहले हर्यक वंश देखेंगे हम। और हर्यक वंश के जो शासक हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद शिशुनाग वंश देखेंगे और उसके बाद फिर नंद वंश देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश दोस्तों आपको इसका याद रखना है, हर्यक वंश कब से कब तक रहा। ठीक है, तो याद रखेंगे 544 से लेके 412 ईस्वी पूर्व तक जो आपका जो काल रहा है ये रहा है हर्यक वंश का। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दोस्तों हर्यक वंश के बारे में आपको याद रखना है, हर्यक वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर्यक वंश के बारे में दोस्तों हम सारी डिटेल यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, हर्यक वंश जो है इसके कौन कौन से शासक रहे, प्रमुख शासक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, ठीक है, उदयन हो गया, नागदशक हो गया, मुंड हो गया, अनिरुद्ध हो गया। ठीक है, ये सारे जो हैं शासक रहे हैं दोस्तों हर्यक वंश के। तो यहाँ पर हर्यक वंश दोस्तों इसका काल देखना है कब से कब तक हर्यक वंश रहा। 544 से लेकर 412 ईस्वी तक जो है दोस्तों हर्यक वंश रहा। ठीक है, चलिए, भारत की मगध पर शासन करने वाला एक प्रमुख राजवंश था दोस्तों हर्यक वंश। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है बिंबिसार ने लगभग 544 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है मगध पर सबसे पहले शासन करने वाला राजवंश कौन सा था। तो मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश था दोस्तों वो था कौन सा था, हर्यक वंश था। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की, बिंबिसार ने इसकी स्थापना की। कब की दोस्तों ये भी याद रखेंगे,
544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने दोस्तों किसकी स्थापना की? हर्यक वंश की स्थापना की। ठीक है, और यह मगध साम्राज्य का पहला शक्तिशाली वंश था। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है मगध साम्राज्य का पहला शक्तिशाली वंश कौन सा था, तो आपका आंसर रहेगा हर्यक वंश। ठीक है, इस वंश के शासकों ने दोस्तों विवाह, संबंधों और सैन्य शक्ति के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अजातशत्रु तथा उदयन जैसे प्रमुख शासक हुए जिन्होंने मगध को एक बड़ी शक्ति बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फैक्ट याद रखने दोस्तों, हर्यक वंश की स्थापना किसने की, आपको पूछा जा सकता है। तो हर्यक वंश की स्थापना जो है किसने की? बिंबिसार ने दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना की। कब की अगर पूछा जाता है तो 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने की। ठीक है, और दोस्तों हर्यक वंश जो है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था, तो पहला राजवंश था दोस्तों हर्यक वंश। ठीक है, स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। कब की? 544 ईसा पूर्व में। ठीक है, इतनी चीजें याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रमुख जो शासक रहे दोस्तों हर्यक वंश के, यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, हर्यक वंश के प्रमुख शासक कौन थे? पहला नाम आता है बिंबिसार का। ठीक है, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की। उसके बाद हर्यक वंश में बिंबिसार के बाद उनका पुत्र आता है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के बाद उनका पुत्र आता है उदयन, और उसके बाद उनका पुत्र आता है नागदशक। ठीक है, ये चार जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो पांचवा नाम है इसको भी आप याद रखेंगे, मुंड और अनुरुद्ध। ये दोनों भी जो हैं शासक रहे हैं दोस्तों हर्यक वंश के, तो इनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो है दोस्तों ये 6 के 6 आपने जो है शासक याद रखने हैं। ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, मुंड और अनुरुद्ध। ठीक है, अब चलिए देखते हैं बिंबिसार को देखते हैं, उसके बाद अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर नागदशक। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि मगध साम्राज्य दोस्तों आप जानते हैं 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था दोस्तों मगध महाजनपद। ठीक है, और मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था ये क्यों शक्तिशाली था और मगध साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ, क्या कारण थे, जिसमें मैंने आपको बताया था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण आपको मैंने बताए थे पार्ट 1 में। ठीक है, आप पार्ट 1 को पहले जरूर देखें, उसके बाद ही दोस्तों आप पार्ट 2 को देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहला जो शासक है दोस्तों बिंबिसार, इसको देखते हैं और याद रखेंगे हर्यक वंश की स्थापना किसने की? स्थापना की बिंबिसार ने। कब की स्थापना? 544 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब देखिए बिंबिसार से संबंधित सारे फैक्ट यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद अजातशत्रु, फिर उदयन और उसके बाद दोस्तों नागदशक। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हम बिंबिसार देखेंगे। ठीक है, बिंबिसार से संबंधित सारे फैक्ट दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखिए दोस्तों, लगभग 558 से लेके 491 ईसा पूर्व में दोस्तों ईसा पूर्व तक जो है हर्यक वंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे दोस्तों बिंबिसार। यानी कि बिंबिसार ने कब से कब तक शासन किया, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, 558 से लेके 491 ईसा पूर्व तक जो है इन्होंने शासन किया दोस्तों बिंबिसार ने, और इनको जो है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, तो हर्यक वंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे दोस्तों बिंबिसार, जिन्होंने मगध को एक प्रमुख शक्ति बनाया और अपनी राजधानी राजगीर यानी कि ग्रीव्रज स्थापित की। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितने भी फैक्ट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सारे आपको नोट करने हैं दोस्तों। ठीक है, कोई भी दोस्तों आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपको याद रखना है बिंबिसार ने कब से कब तक शासन किया, लगभग 558 से लेके 491 ईसा पूर्व तक। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी जो है राजगीर स्थापित की। ठीक है, राजगीर जिसे हम ग्रीव्रज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था,
तो आपका आंसर रहेगा मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों याद रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों बिंबिसार ने जो है 52 वर्षों तक शासन किया। पूछा जाता है, ठीक है, आपको सीधे पूछ लिया जाएगा कि हर्यक वंश के किस शासक ने जो है 52 वर्षों तक शासन किया? आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, तो यहाँ पर 52 वर्षों तक शासन किया दोस्तों बिंबिसार ने, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों बौद्ध साहित्य दीपवंश के अनुसार, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसमें आपका मत्स्य पुराण हो गया, जैन साहित्य, ठीक है, और बौद्ध साहित्य। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि बौद्ध साहित्य दीपवंश के अनुसार जो है बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस था, जो राजगृह का शासक था। तो पहला फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है बौद्ध साहित्य दीपवंश के अनुसार जो है बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? बोधिस था। ठीक है, याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस था। तो ये किसके अनुसार है? तो बौद्ध साहित्य दीपवंश के अनुसार है। ठीक है, जो राजगृह का क्या था? शासक था, यानी कि बिंबिसार के जो पिता थे वो राजगृह के शासक थे दोस्तों, और उनका नाम क्या था? बोधिस था। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों, मत्स्य पुराण में बिंबिसार को जो है क्या कहा गया है? क्षेत्रोजस कहा गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपको कि मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्या कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, तो याद रखेंगे मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्या कहा गया है? क्षेत्रोजस। ठीक है, याद रखेंगे इसको क्या कहा गया है बिंबिसार को मत्स्य पुराण में? क्षेत्रोजस। ठीक है, याद रखेंगे क्षेत्रोजस कहा गया है बिंबिसार को मत्स्य पुराण में। ठीक है, जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? पूछा जा सकता है। तो जैन साहित्य में बिंबिसार को कहा गया है श्रेणिक। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे। ठीक है, मत्स्य पुराण में और जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या क्या कहा गया है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो तीनों फैक्ट यहाँ पर याद रखने हैं। बौद्ध साहित्य दीपवंश के अनुसार बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? बोधिस था, जो राजगृह का शासक था। और मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्या कहा गया है? क्षेत्रोजस कहा गया है। जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? जैन साहित्य में बिंबिसार को कहा गया है श्रेणिक। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन फॉर्म में आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, बिंबिसार से दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे हम सारे दोस्तों डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। बौद्ध साहित्य दीपवंश के अनुसार बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस था। ठीक है, और मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया है, और जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके बाद देखिए दोस्तों बिंबिसार की जो है प्रथम पत्नी और दूसरी पत्नी, ये आपको नाम याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं आपको डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए बिंबिसार की जो प्रथम पत्नी थी वो कौन थी? देखिए बिंबिसार की प्रथम पत्नी जो है कौशल के शासक प्रसेनजित की बहन महाकौशला या कौशला देवी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है बिंबिसार की जो प्रथम पत्नी थी उसका क्या नाम था, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जो प्रथम पत्नी का नाम था दोस्तों महाकौशला। ठीक है, महाकौशला या जिसे कौशला देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और महाकौशला कौन थी? ये कौशल के शासक प्रसेनजित की बहन थी। ठीक है, पहला याद रखेंगे। दूसरा देखिए फैक्ट, दूसरी पत्नी बिंबिसार की कौन थी? वैशाली राजकुमारी चिलन्ना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? दूसरी पत्नी का नाम था राजकुमारी चेलेन्ना। ठीक है, याद रखेंगे कौन थी? राजकुमारी चेलेन्ना जो है दोस्तों दूसरी पत्नी थी, जिससे जो है अजातशत्रु का जन्म हुआ था। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए, इस प्रकार मगध के राज्य की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई। इसी प्रकार मद्र देश की राजकुमारी खेमा या सेमा से भी उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है मद्र देश की राजकुमारी खेमा और या सेमा से भी उनकी जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया। ठीक है, याद रखेंगे बिंबिसार ने जो है
खेमा या सेमा से भी दोस्तों क्या किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, उसने जो है विदेह की राजकुमारी विदेह वासिनी से भी विवाह किया था। इस प्रकार दहेज में अनेक ग्राम जो है दोस्तों बिंबिसार को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार उसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य की स्थिति जो है क्या की, सुदृढ़ की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों कि जो बिंबिसार थे दोस्तों, बिंबिसार की पहली पत्नी और दूसरी पत्नी मैंने आपको नाम बताया था। पहली पत्नी का नाम था महाकौशला या कौशला देवी और दूसरी पत्नी का नाम था राजकुमारी चेलन्ना। ठीक है, जिनसे दोस्तों अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तो इसी प्रकार दोस्तों मगध के राज्य की उत्तरी सीमा सुरक्षित होगी। इसी प्रकार मध्य देश की राजकुमारी थी दोस्तों खेमा, जिसे खेमा या सीमा नाम से जाना जाता था। उससे भी दोस्तों बिंबिसार के वैवाहिक जो संबंध थे वो स्थापित किया। उसने दोस्तों विदेह की राजकुमारी विदेह वासिनी से भी दोस्तों विवाह किया था। तो इस प्रकार दहेज में बिंबिसार को अनेक जो है गांव प्राप्त या ग्राम प्राप्त हुए थे और इस प्रकार उसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा जो है अपने राज्य को क्या किया, अपने राज्य की स्थिति को क्या किया, सुदृढ़ किया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि महावक ने जो है उल्लेख किया है कि बिंबिसार की कितनी रानियां थी, 500 रानियां थी। तो आपको ये सीधे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे महावक। ठीक है, तो यहाँ पर महावक याद रखेंगे। महावक के अनुसार जो है बिंबिसार की 500 रानियां जो दोस्तों थी। ठीक है, तो यहाँ पर बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख करता है दोस्तों महावक। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों महावक। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के साथ अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसने अंग को जो है किसमें मिला दिया, मगध साम्राज्य में मिला लिया तथा यहाँ पर अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा के रूप में स्थापित किया। बिंबिसार ने बौद्ध एवं संघ के लिए जो है वेणुवन विहार दान में दिया था। ठीक है, सीधे पूछा जा सकता है आपको कि हर्यक वंश के किस शासक ने वेणुवन विहार दान में दिया था, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिंबिसार। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे बिंबिसार की हत्या जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब की थी, 492 ईस्वी पूर्व में कर दी थी। ठीक है, कब की थी, तो आपको पूछा जा सकता है बिंबिसार की हत्या जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब की, 492 ईस्वी पूर्व में की। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे जब अंग को जो है दोस्तों मगध साम्राज्य में मिलाया, तो आपको सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश के किस शासक ने अंग को अपने राज्य में मिलाया। ठीक है, तो अंग को अपने राज्य में किसने मिलाया था, बिंबिसार ने मिलाया था। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को क्या बनाया था, उपराजा के रूप में उसको वहां स्थापित किया था। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है हर्यक वंश के किस शासक ने जो है वेणुवन विहार दान में दिया था, तो ये दिया था दोस्तों बिंबिसार ने। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों बिंबिसार से आपको याद रखने। ठीक है, बिंबिसार का शासन कब से कब तक रहा, कितने वर्षों तक बिंबिसार ने शासन किया, बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। ठीक है, बौद्ध साहित्य दीपवंश के अनुसार मैंने बताया था बिंबिसार के पिता का नाम क्या था। ठीक है, मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्या कहा गया है, जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है। ठीक है, और बिंबिसार की पत्नी का नाम, प्रथम पत्नी का नाम, दूसरी पत्नी का नाम मैंने आपको बताया। साथ ही साथ दोस्तों महावक के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है वेणुवन विहार दान में किस हर्यक वंश के शासक ने दिया था, वेणुवन विहार दान में, तो आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार। ठीक है, और बिंबिसार की हत्या किसने की, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईस्वी में कर दी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिंबिसार से याद रखने हैं। ठीक है, चलिए बिंबिसार के बाद दोस्तों हम बात करेंगे अजातशत्रु की। देखिए दोस्तों बिंबिसार की हत्या करने के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु ने दोस्तों शासन किया। ठीक है, अब अजातशत्रु ने किस प्रकार शासन किया और क्या क्या दोस्तों इसने युद्ध किए। ठीक है, और कौन कौन सी उपलब्धियां इसने ली। ठीक है, चलिए
देखिए दोस्तों, अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु का जो शासन रहा है दोस्तों, कब से कब तक अजातशत्रु ने शासन किया, ठीक है, 492 से लेके 460 ईस्वी पूर्व तक शासन किया दोस्तों अजातशत्रु ने, ठीक है। कहीं पर आपको 493 से 461 ईस्वी पूर्व भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों चीज़ मैंने यहाँ पर आपको नोट करके दी है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। अजातशत्रु का जो काल रहा है दोस्तों, कब से कब तक का रहा है, 492 से लेके 460 ईस्वी पूर्व, और कुछ किताबों में दोस्तों आपको 493 से 461 ईस्वी पूर्व भी मिलेगा, ठीक है। तो दोनों आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक शासन किया, ठीक है। तो अजातशत्रु ने दोस्तों 32 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। कितने वर्षों तक किया, 32 वर्षों तक। तो आपको पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश के किस शासक ने 32 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। तो किसने किया, अजातशत्रु ने, ठीक है। सीधे पूछा जा सकता है अजातशत्रु जो है किस वंश के थे, ठीक है। अजातशत्रु जो है किस वंश के थे, आपका हर्यक वंश के। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दोस्तों घुमा के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है हर्यक वंश के किस शासक ने 32 वर्षों तक शासन किया, तो आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु कौन था, अजातशत्रु दोस्तों बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। चलिए, पहले आपको यहाँ पर याद रखना है कब से कब तक शासन किया, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। और 32 वर्षों तक शासन किया अजातशत्रु ने, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए दोस्तों, अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है, ठीक है। आपको सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है, ठीक है। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक भी कहा जाता है, आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। हर्यक वंश के, या आपको सीधे पूछा जा सकता है किस शासक को कुणिक नाम से जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका अजातशत्रु, ठीक है। चलिए, देखिए दोस्तों, अजातशत्रु ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने कौशल तथा वज्जी को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, पहले मैंने बताया बिंबिसार ने अंग को जो है अपने साम्राज्य में मिलाया था, मगध साम्राज्य में, और उसी प्रकार अजातशत्रु ने दोस्तों कौशल और वज्जी को जो है मगध साम्राज्य में मिलाया था, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए, अजातशत्रु जो है, देखिए अजातशत्रु मगध के हर्यक वंश का एक शक्तिशाली सम्राट था। मैंने आपको बता दिया अजातशत्रु जो है बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। और हर्यक वंश का दोस्तों ये दूसरा शासक था, ठीक है। पहला शासक बिंबिसार और दूसरा शासक अजातशत्रु, ठीक है, जिसने अपने पिता बिंबिसार को मारकर गद्दी हासिल की और साम्राज्य विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई, ठीक है। वह गौतम बुद्ध व महावीर का समकालीन था, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे कि अजातशत्रु जो है कौन था, अजातशत्रु गौतम बुद्ध और महावीर का जो है समकालीन था, पूछा जा सकता है, याद रखेंगे गौतम बुद्ध और महावीर का समकालीन था दोस्तों अजातशत्रु, ठीक है। इसी के काल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, ठीक है। आप सभी जानते हैं प्रथम बौद्ध संगीति जो है इसका जो आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये राजगृह में हुआ था। तो उसमें संरक्षण यानी कि राजा कौन था उस समय, अजातशत्रु, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कई बार, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अजातशत्रु का दोस्तों लिच्छवियों के साथ उसका 16 वर्षों तक युद्ध चला, जिसमें उसे विजय मिली, ठीक है। उसने कई चैत्य और विहार जो है यानी कि जो बौद्ध मठ है वो बनाए, ठीक है। अजातशत्रु ने कई चैत्य और बौद्ध मठ जो है दोस्तों अजातशत्रु ने बनाए और लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। वैशाली को जीतने के लिए अजातशत्रु ने दोस्तों रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक 2 नए अस्त्रों का प्रयोग किया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि हर्यक वंश के किस शासक ने रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अजातशत्रु, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों कि लगभग 32 वर्षों तक अजातशत्रु ने शासन किया और वैशाली को जीतने के लिए जो है अजातशत्रु ने युद्ध में, याद रखेंगे, रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक 2 नए अस्त्रों का प्रयोग किया,
ठीक है। अजातशत्रु की हत्या जो है उसके पुत्र उदयन के द्वारा की गई। ठीक है, याद रखेंगे अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदयन के द्वारा की गई। अजातशत्रु को एक वीर प्रतापी और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में जाना जाता है दोस्तों, जिसने मगध साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु दोस्तों इसी राजा पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अजातशत्रु से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? ठीक है, पहला, अजातशत्रु का कार्यकाल आपको याद रखना है, कब से कब तक अजातशत्रु ने शासन किया। ठीक है, अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। ठीक है, अजातशत्रु ने कौशल और वज्जी को मगध साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, साथ ही साथ मैंने बताया आपको कि अजातशत्रु ने दोस्तों 16 वर्षों तक जो है युद्ध लड़ा। ठीक है, और अंततः उसे विजय प्राप्त हुई और उसने अनेक जो है विहार, अनेक मठ जो है बनाए। ठीक है, लगभग 32 वर्षों तक शासन किया दोस्तों अजातशत्रु ने। और वैशाली को जीतने के लिए दोस्तों अजातशत्रु ने युद्ध में रथमुसल तथा महाशिला कंटक नामक 2 नए अस्त्रों का प्रयोग किया। ठीक है, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा की गई। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने अजातशत्रु से। ठीक है, पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश के किस शासक ने रथमुसल तथा महाशिला कंटक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया? तो आंसर हो जाएगा आपका अजातशत्रु। ठीक है, देखिए दोस्तों, अजातशत्रु को एक वीर प्रतापी और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में जाना जाता है, जिसने मगध साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है अजातशत्रु। तो दोस्तों वो इसी राजा पर आधारित है, यानी कि अजातशत्रु पर आधारित है। ठीक है, याद रखेंगे। अजातशत्रु के बाद दोस्तों उनका पुत्र आता है जिसने शासन किया, उदयन। ठीक है, जिसे उदयभद्र भी कहा जाता है, उदयन भी कहा जाता है। ठीक है, अजातशत्रु के बाद दोस्तों उसका पुत्र जो है उदयन ने शासन किया। चलिए जानते हैं दोस्तों उदयन के बारे में। देखिए, तीसरे नंबर में जो शासक हुआ दोस्तों वो हुआ उदयन, जिसे उदयभद्र भी कहा जाता है, उदयन भी कहा जाता है और उदयीन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो उदयन का दोस्तों जो कार्यकाल रहा है, कब से कब तक शासन किया, ये याद रखना है। 460 से लेके 444 ईसा पूर्व तक दोस्तों शासन रहा है उदयन का। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे मगध के राजा अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन, मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ उदयन ने अपनी राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र यानी कि पटना स्थानांतरित की। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। आपने देखा कि बिंबिसार ने दोस्तों अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? राजगृह बनाया था। ठीक है, लेकिन राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र पटना किसने स्थानांतरित की? तो आंसर हो जाएगा आपका उदयन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर याद रखना है कि जो पाटलिपुत्र है यानी कि जो पटना है, इसकी स्थापना किसने की? अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखेंगे इसकी स्थापना जो है उदयन ने की, और उसके बाद स्थापना करने के बाद इसे अपनी राजधानी बनाया था उदयन ने। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों उदयन जो है कला प्रेमी था। ठीक है, और उनकी वीणा का नाम क्या था? घोषवती। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपको हर्यक वंश के किस शासक की वीणा का नाम घोषवती था? तो याद रखेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा उदयन। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों उदयन को पितृहंता कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। और जैन ग्रंथों में उदयन को कहा गया है पितृभक्त। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे। ठीक है, सीधे पूछा जा सकता है आपको कि हर्यक वंश के किस शासक को जो है पितृहंता कहा जाता है, किस शासक को पितृभक्त कहा जाता है? तो दोनों चीज याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा गया है और जैन ग्रंथों में उदयन को क्या कहा गया है? पितृभक्त कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है उदयन जो है, उदयन अजातशत्रु के पुत्र थे। ठीक है, और इन्होंने जो है राजधानी को स्थानांतरित किया था। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से पूछा जाता है कई बार कि राजधानी राजगृह यानी कि गिरिवृष से पाटलिपुत्र पटना किसने स्थानांतरित की? ठीक है, हर्यक वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो आंसर हो जाएगा आपका उदयन। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। कला प्रेमी थे दोस्तों उदयन।
ठीक है, और उनकी वीणा जो है घोषवती प्रसिद्ध थी। सीधे आपको पूछा जा सकता है किसकी वीणा का नाम घोषवती था, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उदयन। ठीक है, साथ ही साथ बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा गया है और जैन ग्रंथों में पितृभक्त। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। उदयन के बाद दोस्तों जो शासक हुए नाग दशक। ठीक है, देखिए नाग दशक दोस्तों आपको पूछा जा सकता है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, अगर आपको पूछा जाता है तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था दोस्तों नाग दशक। ठीक है, ये दोस्तों उदयन का पुत्र था। किसका पुत्र था? उदयन का ये पुत्र था नाग दशक। इसका जो कार्यकाल रहा है दोस्तों वो रहा है 437 से लेके 413 ईस्वी पूर्व का। ठीक है, तो याद रखेंगे 437 ईस्वी से लेके ईस्वी पूर्व से लेके 413 ईस्वी पूर्व तक का जो शासन रहा है वो रहा है नाग दशक का। ठीक है, नाग दशक दोस्तों ये एक कमजोर और विलासी राजा था जिसने मगध की शासन व्यवस्था जिससे मगध की जो शासन व्यवस्था है वो बिगड़ गई थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नाग दशक जो था दोस्तों ये कमजोर था, एक कमजोर शासक था, विलासी राजा था। ठीक है, जिसकी वजह से दोस्तों मगध साम्राज्य जो है, ये मगध साम्राज्य की जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था, वो बिगड़ गई थी। साथ ही साथ दोस्तों जो नाग दशक है इसको पुराणों में क्या कहा गया है? इसको पुराणों में दर्शक कहा गया है। तो दोस्तों ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको कि हर्यक वंश के किस शासक को पुराणों में दर्शक कहा गया है, तो ये कहा गया है दोस्तों नाग दशक को। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों उसके अयोग्य शासन और जनता के असंतोष के कारण उसके अमात्य यानी कि मंत्री शिशुनाग ने उसे हटाकर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रमुख शासक बताइए हर्यक वंश के। ठीक है, हाँ, बिंबिसार से लेके आपका अजातशत्रु, उदयन और नाग दशक, ये 4 शासकों के बारे में हमने जाना दोस्तों। ये चारों शासकों से दोस्तों क्वेश्चन अधिकांश आपके पूछे जाते हैं, तो सारे फैक्ट जो भी मैंने आपको बताए हैं सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, नाग दशक पूछा जा सकता है आपको कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, और प्रथम शासक भी था। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था दोस्तों नाग दशक। ठीक है, ये उदयन का पुत्र था, कमजोर और विलासी राजा था, और इसके अयोग्य शासन और जनता के असंतोष के कारण जो है उसके अमात्य यानी कि मंत्री, यानी कि आपके नाग दशक का जो मंत्री था दोस्तों शिशुनाग ने उसे हटाकर फिर मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, अगली क्लास में दोस्तों हम शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में जानेंगे। यानी कि मगध साम्राज्य में हर्यक वंश हमने देख लिया, हर्यक वंश में आपने सारे शासक देख लिए हर्यक वंश के, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नाग दशक। इसके बाद हम शिशुनाग वंश देखेंगे और उसके बाद नंद वंश देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।